जब मैंने CSS एसे 2022 का एनालिसिस बनाया और उसकी वीडियो यूट्यूब पे लगाई तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में रिक्वेस्ट की कि सर आप बाकी पेपर्स की भी वीडियोस जो हैं वो ऑन एयर करें और बताएं कि आपके नज़दीक ये पेपर कैसा था और इसके अंदर ज़्यादा नंबर लेने के लिए क्या किया जा सकता था। तो इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो पेपर है, जो नॉर्मली तो नाम होता है ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि प्रेसी का होता है तो हम उसे प्रेसी का पेपर ही कह देते हैं। तो उसका पेपर मेरे सामने है और मैं अभी अगले चंद मिनट्स में आपको बताऊंगा कि उस पेपर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं और कौन कौन सी चीज़ें आसानी से हल हो सकती थी और कौन सी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल थीं और किस तरीके से इस पेपर में बेहतर नंबर लिए जा सकते थे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी होगी जिन्होंने ये एग्ज़ाम में बैठे हैं और उन लोगों के लिए भी होगी जो अगले साल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि प्रेसी का पेपर मुश्किल आता है। तो हम देखते हैं कि इस पेपर में क्या क्या ख़ास बातें थीं। सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ हर साल बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। उसके अंदर वर्ड मीनिंग्स होते हैं और उसके दो क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपने सिनोनिम लिखने होते हैं यानी सिमिलर मीनिंग्स लिखने होते हैं और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपने एंटोनिम्स लिखने होते हैं यानी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स लिखने होते हैं। तो जब मैं CSS की तैयारी के लिए बैठा था तो मैंने कोई 2500 वर्ड्स तैयार किए थे सिनोनिम एंटोनिम्स के, लेकिन पेपर के अंदर 2 या 3 आए थे। ठीक है, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं तैयार कर सकते, बल्कि मैं तो यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप नेचुरली जो वोकेबलरी आपके जहन में आती है पढ़ते हुए वो आप ज़रूर नोट करें, लेकिन बाकायदा लिस्ट बनाकर याद ना करें, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। सिनोनिम एंटोनिम इस दफ़ा मैंने देखे हैं तो थोड़े से आसान थे, मुझे तो आसान लगे हैं। तकरीबन 13-14 ऐसे थे जो मैं इजीली कर सकता था। तो हालांकि मैंने कोई लंबी लिस्ट याद नहीं की, मैं सिर्फ बाई एंड बाई बुक्स पढ़ता रहता हूँ और वो वोकेबलरी खुद मेरे जो थॉट्स हैं उसका हिस्सा बनती जाती है। तो सिनोनिम एंटोनिम के अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स तो सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप जितने ले सकते हैं बेहतर तरीके से अटैम्प्ट करके पेपर को उतने आप मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपके आते हैं सब्जेक्टिव टाइप में से। और सब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रेसी का। प्रेसी अगर तो ऐसी आए जिसके अंदर बहुत ही मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए हों तो हमारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि सर इसका तो मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा, तो हम इसको शॉर्ट कैसे करें। प्रेसी एक तरह से समरी का क्वेश्चन है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है आपने उसकी समरी करनी है 1/3। ठीक है, तो इस दफ़ा जो प्रेसी का पैराग्राफ आया है उसके अंदर फॉर्चुनेटली कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं आए। तो एक तो ये आसानी होगी कि आप इजीली मीनिंग समझ सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेसी का पेपर आता होता है, ज़्यादातर प्रेसी का पैराग्राफ वो आता है फ़िलोसॉफ़ी की बुक में से। तो इस दफ़ा थोड़ी सी आसान माइथोलॉजी की बुक में से आया है, ग्रीक माइथोलॉजी को उन्होंने डिस्कस किया है। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी है, और अगर आपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं तो अब आप डिटेल के साथ माइथोलॉजी को पढ़ें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ हैं। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़नी तो ये पैराग्राफ को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था जितने पिछले सालों में आते रहे हैं फ़िलोसॉफ़ी की बुक्स से, मुश्किल वोकैबुलरी के साथ, और आपको पता ही नहीं चलता कि इसका मीनिंग क्या है और इसको शॉर्ट कैसे करना है। कम से कम इस पैराग्राफ का मीनिंग ईज़िली क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स लेने चाहिए। उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन, अगेन 20 मार्क्स का पार्ट होता है। प्रेसी भी 20 मार्क्स का होता है, कॉम्प्रीहेंशन भी। कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ तो लंबा है, लेकिन इसके एंड पे जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, वो सारे ही पैराग्राफ में से हैं। अक्सर सालों में ये होता है कि क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड पूछ लिए जाते हैं, पैराग्राफ के नॉलेज को यूज़ करते हुए और अपनी ओपिनियन को यूज़ करते हुए आप आंसर लिखें, तब मसला होता है। क्यों मसला होता है? क्योंकि ओपिनियन में भी एग्जामिनर के साथ मैच ना करे, या एग्जामिनर आपके ओपिनियन को जज करे, या आपके ओपिनियन ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो उस टॉपिक पे। लेकिन इस दफ़ा तो सारे ही पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये 20 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं अगर आपने ध्यान से ये वाला पेपर, यही वाला क्वेश्चन किया होता। पास्ट पेपर्स में आप देखेंगे 2018 में भी ओपिनियन बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी आए थे। तो उन पेपर्स को भी आप देखिएगा जब आप, अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो आप वो भी अटैम्प्ट कर सकें। लेकिन ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन। इसके रूल्स जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी 30 मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो मैंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किए हुए हैं, और उसका लिंक बार बार आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने वही पढ़ा होता तो आपके 5 जो है वो क्वेश्चन, 5 नंबर का पार्ट जो है ये ईज़िली आप 10 नंबर का आप इजीली इसको कर सकते थे। पहले मेरे ख्याल में ये 5 नंबर का होता था, इस दफ़ा इन्होंने 10 नंबर का ये दे दिया, यानी 2 मार्क्स का एक जो है वो सेंटेंस करेक्शन का नंबर है।
तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी टेंसेस की गलतियाँ हैं, बहुत सारी और छोटी मोटी गलतियाँ हैं, लेकिन ये ज़्यादातर गलतियाँ मैंने उस वेबसाइट के ऊपर इन लिस्ट की हुई हैं कि आप ये करेंगे, ठीक है। और अगर आपने वो ज़रा थोड़ा सा पढ़ा होता तो आप इजीली इसके अंदर 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, प्रेसी के अंदर या कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपके मार्क्स कट सकते हैं वैसे ही, लेकिन इसके अंदर आपको पेट मार्क्स, पूरे मार्क्स मिलने होते हैं, तो इसलिए आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते थे या किया होगा यकीनी तौर पे आपने, क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं हैं। टेंसेस की गलतियाँ हैं, थोड़ी सी वर्ड्स अरेंजमेंट की गलतियाँ हैं, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। और फिर इसमें चॉइस भी होती है, 8 में से 5 सवाल करने होते हैं आपने। अच्छा जी, उसके बाद पंक्चुएशन का जो पैसेज है वो भी छोटा सा पैसेज है, उसके अंदर भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, वो डायरेक्ट एक पैराग्राफ है, उसके अंदर फुल स्टॉप्स कॉमास आने हैं, उससे ज़्यादा कैपिटल लेटर आएगा, उससे ज़्यादा तो मुश्किल नहीं है, और 3-4 लाइनें हैं। पंक्चुएशन के बेसिक रूल्स अगर आपको पता होते तो आप इजीली इसको जो है वो क्लियर कर सकते थे। प्रेपोजिशंस थोड़ी सी मुश्किल आई हैं, 5 नंबर का सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि ये वो नॉर्मल प्रेपोजिशन नहीं है जो हम याद करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें भी 8 में से आपने 5 करनी है, तो एटलीस्ट 2-3 तो आसान फिर भी हैं, और उसके अलावा बाकी आप थोड़ा बहुत जो है अगर ध्यान से ज़रा थोड़ा सोच के कुछ लिख दें तो शायद आपके इसमें मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल प्रेपोजिशन हम कहेंगे कि ये मुश्किल प्रेपोजिशंस आई हैं, और ये किसी भी लिस्ट से तैयार नहीं हो सकती, किसी भी रूल से तैयार नहीं हो सकती। ये वो प्रेपोजिशन हैं जो डीप स्टडी के साथ आपको ईज़िली तैयार हो सकती हैं। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो हर साल आते हैं, और इस साल 10 नंबर के आए हैं, पहले मेरे ख्याल 5 नंबर के आते थे। इसके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये ऐसे ही हैं जैसे हर साल आते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है, आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप दोनों वर्ड्स का सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग आता है दूसरे का नहीं आता तो आपको इसके मार्क्स कोई नहीं मिलते, क्योंकि इसका बेसिक पर्पज़ ही ये होता है कि आप दोनों के दरमियान फ़र्क बताएं कि उसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। तो ये बात आपने देखनी है। इसके अलावा हर साल ईडियम्स आते हैं, वो भी नहीं आए, कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, वो भी नहीं आए इस साल। तो आपकी ये भी बचत होगी, मतलब एक तरह से कि उन्होंने 5 नंबर के क्वेश्चन 10-10 नंबर के कर दिए हैं और डिफरेंट क्वेश्चन और नहीं पूछे। ट्रांसलेशन का पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा जो है मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि थोड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस उन्होंने यूज़ किए हैं, और लंबे सेंटेंसेस के अंदर आप सिंपल ट्रांसलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इडियोमेटिक ट्रांसलेशन करते हुए इश्यूज़ आते हैं या परेशानी होती है स्टूडेंट्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल है, ख़ास तौर पे ये कि कुदरत हमें फल देती है तो साथ ही इस बात का पाबंद भी करती है कि इसके छिलकों को ढंग से ठिकाने लगाएं। तो ये थोड़ा सा जो है इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये इडियोमेटिक ट्रांसलेशन में थोड़े से मुश्किल होते हैं, वर्ड टू वर्ड करना हो तो आसान होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशंस और ट्रांसलेशन के अलावा बाकी तकरीबन सारा पेपर जो है वो काफ़ी आसान था, और आप इजीली इसके अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऐसे की वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने ऐसे 2022 का एनालिसिस किया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा कि मैंने अपने CSS की तैयारी के दौरान किस तरह से पढ़ा था, तो उसका लिंक भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली या वीकली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें और आपकी CSS की प्रिपरेशन जो है वो ईजी होती जाए।